हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग 10वीं क्लास के आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। चलिए तो हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं और पीडीएफ वाइज देखेंगे ताकि आपको एक वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। अभी हम मतलब एक घंटे से 1.5 घंटे तक में पूरा चैप्टर खत्म है आपका, मतलब 5-6 दिन का क्लास 1 से 1.5 घंटे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं वीडियो में बिना किसी देरी के। देखिए चैप्टर का नाम पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। चैप्टर का नाम है हमारे पास केमिस्ट्री है, इसको हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र। क्लास 10वीं का है, चैप्टर नंबर 1, मतलब कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 इसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। इधर से होता है, ओके। इंग्लिश में बोलते हैं तो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया आपका चैप्टर का नाम। अगर देखा जाए तो इसमें भी अपने पास 2 हिस्सा है। एक हो गया आपके पास रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा हो गया आपका रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में कहे तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। हम लोग जानेंगे इसके बारे में बारी बारी से। मेन टॉपिक इसमें रासायनिक अभिक्रिया पर है, ओके। रासायनिक अभिक्रिया पर है। रासायनिक समीकरण तो थोड़ा सा टॉपिक है जिसको जान करके हम लोग मतलब कि 5 से 10 मिनट में मामला क्लियर हो जाएगा। पहले हम जानेंगे कि पूरे चैप्टर में टॉपिक क्या सब पढ़ना है, वो जानना जरूरी होता है। चैप्टर शुरू होते ही आपको अंत तक पता होना चाहिए कि हाँ हमको क्या क्या पढ़ना है। सो चलिए एक लिस्ट बना हुआ है, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम है यहाँ पे, हाँ ये हमारे पास चैप्टर का नाम है और यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखने को मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया। क्या मिलेगा आपको? रासायनिक अभिक्रिया। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका परिभाषा, ठीक। इसके बारे में ही पूरा चैप्टर में है, मगर उससे पहले जो आपका सेकंड टॉपिक है समीकरण, रासायनिक समीकरण, इसको हम लोग लेकर के पहले खत्म कर लेंगे। तो सेकंड टॉपिक आता है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में 2 प्रकार के होता है ये रासायनिक समीकरण के पास, संतुलित और असंतुलित। और उसमें हम ये देखेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। सो इस पे आता है क्वेश्चन आपके बोर्ड में। अब मेन कहानी शुरू होता है अब यहाँ से, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से। रासायनिक अभिक्रिया मेनली 4 प्रकार के होते हैं, उसी चारों प्रकार को पूरे चैप्टर में डील किया गया है। वो खत्म कर लेंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बात है उसको डील कर लेंगे, चैप्टर हो जाएगा खत्म आपका। कुछ हिस्सा है अलग से जो जानना है हमको, जैसे कि ऑक्सीकरण जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, अवकरण जिसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब रेडॉक्स रिएक्शन, संक्षारण मतलब कोरोजन, विकृत गंधिता मतलब रेंसिडिटी और दहन मतलब कंबस्चन। ये है आपके पास। शुरू होता है रासायनिक अभिक्रिया से, दहन पे खत्म होता है। अंतिम संस्कार दहन करके खत्म कर देंगे हम लोग इस चैप्टर को। तो चलिए हम लोग बारी बारी से पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा। चैप्टर का नाम ही है तो पहले हम जानेंगे, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि इसका परिभाषा समझने से पहले हम बात करते हैं कि होता क्या है कि हम लोग कंपाउंड जितने भी सामान हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में, ये सब में उस सब में, बस यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब कुछ ना कुछ केमिकल से बना हुआ है। लगभग कुछ ना कुछ केमिकल से बना हुआ है कोई भी सामान, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो अब होता क्या है कि कभी भी अपने पास 1 या 2 से अधिक, तो क्या होता है इसको जब हम आपस में करवाते हैं, मिलाते हैं, तो कुछ ना कुछ एक अलग टाइप का कुछ बनता है नया। इस दोनों से जो मिलाए थे उससे हट के बनता है। तो जो अपने पास 2 पहले था और जो मिल के बना है कुछ नया, तो कुछ ना कुछ करके बना होगा। तो जो हुआ है उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग जो करके बना है, क्या करके बना लिया? रासायनिक अभिक्रिया करके कुछ ना कुछ नया बनाया है। परिभाषा इसको अगर बोला जाए तो कोई पदार्थ अकेले या किसी के साथ मिलकर कुछ नए पदार्थ का निर्माण करता है,
तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। कोई पदार्थ अकेले या फिर किसी के साथ मिलकर कुछ नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वही परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, बोर्ड पे देख पा रहे होंगे आप। कह रहा है बस, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ लिखना जरूरी है, नया पदार्थ लिखना जरूरी है। नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिया गया है। पहला एग्जाम्पल है अपने पास कि ऑक्सीजन गैस को अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाएंगे तो हमको क्या देता है, वो पानी बना के देता है। ऑक्सीजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाएंगे तो क्या मिला के देता है हमको, वो पानी देता है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है अपने पास, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्रिया करके जल बनाता है। क्या बनाता है, जल, पानी। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो CO2 बनाता है। परंतु और भी चीज है अपने पास, मगर यहाँ पे जनरली समझिए कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ करवाया जाए अभिक्रिया तो क्या बनाएगा, वो CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो हम लिखते हैं पूरे लाइन में, शब्द में, वाक्य में, तो ये कहलाता है अपने पास रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया को इतना हर बार लंबा तो लिखेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि जब भी कुछ होगा अभिक्रिया तो इतना जो बोले हम उसको बार बार लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये जो समस्या आ रही थी, इसको लिखने के मतलब कि जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसको दूर करने के लिए एक नया सिस्टम को अपनाया गया। मतलब इसको शॉर्ट किया गया, संक्षिप्त किया गया। और जब रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप बनाते हैं तो उसी का नाम है रासायनिक समीकरण। तो हम लोग अगला बढ़ेंगे ये पास रासायनिक समीकरण पे। रासायनिक समीकरण हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को, कौन से रूप को, संक्षिप्त, शॉर्टकट रूप को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। कुछ है नहीं, रासायनिक अभिक्रिया का ही शॉर्टकट जो रूप है लिखने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पे हम लाइन में बोले हैं, यहाँ पे क्या बोले हैं, लाइन में बोले हैं कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना के देगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको शॉर्टकट लिखना चाहेंगे हम लोग तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के दे दिया हमको CO2। या फिर हम शब्द में मिल सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस बोलते हैं इसको हम लोग, O2 को। ये बना के हमें क्या दे दिया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक तरीका ये हो गया लिखने का, एक तरीका ये हो गया लिखने का। तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ था, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ भी लिख दिए और यहाँ भी लिख दिए हम लोग। तो रासायनिक समीकरण कहलाता है दोनों। रासायनिक समीकरण दो तरह से लिखे हैं तो दो प्रकार के हो गया। ये हो गया संकेत, संकेत रूप, ये हो गया हमारे पास शब्द रूप। इसको शब्दों में लिखे हैं तो शब्द रूप हो गया, या फिर शब्द समीकरण कहेंगे हम, शब्द रासायनिक समीकरण, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम लोग, संकेत रासायनिक समीकरण। इसके बारे में आगे दिया हुआ है, देखिए। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, शब्द समीकरण और संकेत समीकरण। रासायनिक समीकरण अपने पास ये देखिए, रासायनिक अभिक्रिया है कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है, इसको आप अभिक्रिया मानिएगा, इसको आप अभिक्रिया मानिएगा, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अब शब्द समीकरण बनाएंगे इसका हम लोग। तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएं, जोड़े मतलब मिलाएं, क्या बना के दिया हमको, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ पर नीचे में लिखा गया है, यहाँ से कट के यहाँ लिखा हुआ है। अब इसी को अगर हम संकेत के रूप में लेंगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया हमको, CO2। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गया पास, समीकरण हो गए। एक संकेत समीकरण हुआ, एक शब्द समीकरण हुआ अपने पास। क्लियर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कि ये भी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग पूरा कहानी लिखते हैं और रासायनिक समीकरण में हम लोग शॉर्टकट रूप लिखते हैं हम लोग। अब ये हम लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है। इसको हम दोनों समीकरण तरह लिख सकते ना, दोनों तरह से लिखते। सब समीकरण क्या लिखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिला और क्या लिख दिया हम लोग, जल बन गया। या संकेत में लिखे तो क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, इसका होता है O2, क्या बना दिया, H2O। तो इस तरह का से लिखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण को शॉर्टकट रूप, तो इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ओके,
तो अब हम बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का जो कुछ भाग होते हैं, कुछ हिस्सा होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण में बदले हम उसको। अब रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण के कुछ हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका भाग दो तरह के होते हैं, अभिकारक और अपने पास उत्पाद, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। हम लोग अभिक्रिया कराने के लिए जो कुछ भी सामान लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, मतलब रिएक्टेंट्स इंग्लिश में। और अभिक्रिया के बाद जो कुछ भी बन जाता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद। तो अभी अगर मान लीजिए रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में आपको ढूंढने के लिए बोले कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाषा में लिखा रहेगा, तो जो सामान को लिया गया है और मिलाया गया है उसको पकड़ के बोल दीजिएगा कि वो अभिकारक है, और जो बन गया होगा उसको बोलते हैं अपने पास क्या, उत्पाद हो गया। और समीकरण में ढूंढना आसानी होता है। समीकरण को लिखने का तरीका होता है कि तीर लगाते हैं और तीर से पहले कुछ लिखते हैं, तीर के बाद कुछ लिखते हैं। तीर से पहले लिखते हैं हम लोग जो कुछ भी लेते हैं अभिक्रिया करवाने के लिए, वो यहाँ लिखते हैं, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक। क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक कहते हैं। और जो कुछ भी बन जाता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अभी आप सवाल उठता है कि अभिकारक क्या है, समझा ही दिया हूं मैं आपको। रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए जिस पदार्थ या पदार्थों की आवश्यकता होती है या लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक को रासायनिक समीकरण में तीर से पहले लिखा जाता है। देखिए अपने पास ये तीर है और तीर से पहले यहाँ पे जो लिखेंगे क्या कहलाएगा, वो अभिकारक। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उत्पाद का वही कहानी है अपने पास कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्पाद कहते हैं। और इसको हम तीर के बाद लिखते हैं, मतलब यहाँ पे लिखा गया अपने पास। इतनी बात समझ में आ गई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही बात लिखा हुआ है अपने पास कि रासायनिक समीकरण में उत्पाद को तीर के बाद लिखा जाता है। ये हो गया अपने पास रासायनिक अभिक्रिया को बोले या रासायनिक समीकरण बोलेगे। अब हमारे पास ऐसा लिखा है, तीर बीच में, इधर अभिकारक इधर उत्पाद। अब देखिए एक नियम आता है जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हमें चश्मा में देख पा रहे होंगे, हमारी आंख खराब हो गई है इसलिए हम चश्मा लगा के पढ़ा रहे हैं। मेरी आंख को देख लीजिएगा, डर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ नियम है जो जानना है हमको। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण मतलब होता है बचा के रखना, और द्रव्यमान मतलब मास इंग्लिश में बोलते हैं, वजन एक तरह से मान लीजिए आप। तो अपने पास क्या है, ये नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो कुछ भी सामान लिया गया था करवाने के लिए अभिक्रिया, बनने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा जितना हम लिए थे। सीधा कहने का मतलब हो गया पूरे अभिकारक का द्रव्यमान पूरे उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इस दौरान अपने पास ना ही द्रव्यमान का सृजन होता है, मतलब ना ही हम बना सकते हैं द्रव्यमान को, और ना ही बर्बाद कर सकते हैं। तो ये नियम कहता है अपने पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहता है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के द्रव्यमान मतलब उसके मास का, उसके वजन का, हाँ, ना ही सृजन होता है, ना ही हम बना सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। जितना लिए थे उतना ही वजन में रहेगा, ठीक। तो इसी नियम के हिसाब से हम लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, ठीक। अब देखिए हम लोग देखेंगे इस एग्जाम्पल को। नॉर्मली जब आपको रासायनिक अभिक्रिया का मेन संकेत, मेन सूत्र सब याद नहीं हो तो आप उसको जनरली फॉर्म में आप दिखा सकते हैं, A+B मिला और हमको C+D बना के दिया। ओके, तीर से इधर वाला जो भी रहेगा क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, इधर वाला क्या कहते हैं, उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इसमें अपने पास यहाँ लिखा गया है कि अगर हम A और B यहाँ पे लिए हुए हैं इधर अभिकारक के तौर पे, तो इसका द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान को मान लीजिए कि हम दिखाते हैं M, और A का है तो दिखा देंगे A से Ma, इसका हो गया अपने पास MB, इसका हम जोड़ दिया अपने पास क्या दिखाते, C का हम लोग बोल दिया MC, और इसका बोल दिया हम लोग MD। तो अब देखिए अभिकारक अपने पास दो है, दोनों का द्रव्यमान जोड़ के जो आंसर आएगा वही आंसर अपने पास इस दोनों को जोड़ के होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझिए कि
सब कुछ हमारा ठीक है, मतलब कि संतुलित है रासायनिक समीकरण, और नहीं है तो समझ जाइए कि आपका समीकरण संतुलित नहीं है, तो संतुलित बनाना पड़ता है। ओके, तो इस नियम के हिसाब से इसका पूरे का द्रव्यमान जोड़ के इसका पूरे का द्रव्यमान जोड़ के दोनों बराबर हो जाना चाहिए। ठीक, ये मोटा मोटी इसका नियम है, मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब हम इसका उपयोग, इसी की वजह से हमको असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को। ओके, तो पहले जानते हैं कि असंतुलित क्या हुआ और असंतुलित क्या हुआ। असंतुलित वही हो गया कि इधर का अभिकारक में जितना भी उपस्थित है अपने पास परमाणु या तत्व, उसके द्रव्यमान इधर के द्रव्यमान के बराबर नहीं हो तो उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, और बराबर हो जाए तो बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर बराबर नहीं है तो बराबर करने का तरीका होता है, मतलब उसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने के विधि या तरीका। तो यहाँ अपने पास परिभाषा लिखा हुआ है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। क्या लिखा हुआ है पास? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित, मतलब इधर इधर जितना उपस्थित है, परमाणुओं की संख्या, एटम का संख्या पूरा, हाँ, उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं हो। चेक करना हो तो जितना भी एटम इसमें उपलब्ध रहेगा, नंबर ऑफ एटम टोटल, सब जोड़ जाड़ के, इसका जितना भी रहेंगे आपका सबका जोड़ जाड़ के, इधर वाला का फिर जोड़ जाड़ के बराबर नहीं हो तो उसको बोलते हैं असंतुलित, और बराबर हो तो बोलते हैं संतुलित। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। पहले लिखा हुआ है पास क्या, H2 प्लस में O2, ये बना दिया अपने पास H2O। अब देखिए इधर हमारे पास पूरे, पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि कितने अपने पास तत्व है। हाँ, एक ठो हमारे पास क्या है, H है, एक ठो क्या है, O है, इधर HO ही है, मतलब 2 ही तत्व है अपने पास, यहाँ से वहाँ तक में पूरा में। अब हमको क्या करना है, डिसाइड करना है कि ये इधर तीर से इधर अपने पास कै गो H है, कै गो H है, यहाँ पे 2 H है, तो H की संख्या हो गई 2। इधर उधर कितना है, यहाँ पे 2 है H। O इधर कितना है मेरे पास, 2 गो है। उधर कितना है, O 1 गो है। सबके सब बराबर होना चाहिए, एक कुछ गड़बड़ा गया मतलब ये अपने पास असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। उस तरह आप इसमें देख पा रहे होंगे आप K लिखा हुआ है, K प्लस में H2O, ये बनाया आपको KOH, अब प्लस में बनाया हुआ है H2 गैस। अब चेक करके बताइए पहले यहाँ से यहाँ तक में कितने तत्व हैं अपने पास। K मतलब पोटेशियम है, H मतलब हाइड्रोजन है, O मतलब ऑक्सीजन है, पूरा यहाँ से वहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 साइड बना लेते हैं हम लोग, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। बताइए K का एगो है, तीर से पहले एगो K है, एगो K, उधर कितना है K, एगो K है। H कितना है, यहाँ 2 H है, वहाँ पे बस 2 और 1 3 H हो गया, यहाँ 2 H, यहाँ 3 H, गड़बड़ा गया अपने पास, मतलब कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। O का भी चेक कर लेते हैं, यहाँ O एगो है, वहाँ एक एगो है। देखिए K और O बराबर है मगर H बराबर नहीं है, एक कुछ बराबर नहीं हुआ, मतलब ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। उस तरह से हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, आप देख करके खुद ट्राई कर सकते हैं, हाँ, कि असंतुलित है या नहीं। तो अब सवाल उठता है कि इसको संतुलित कैसे बनाएंगे। ओके, चलिए पहले हम क्या करेंगे, आपको एक हीट एंड ट्रायल दिखाएंगे मेथड हमारे पास, कैसे बनाते हैं इसको। तो पहले संतुलित रासायनिक समीकरण परिभाषा समझा ही दिया आपको हम, कि इधर वाला जितने भी रहेंगे परमाणु उसकी संख्या जोड़ लेंगे, इधर भी जोड़ लेंगे हम लोग, बराबर है तो है संतुलित, नहीं है तो नहीं है अपने पास। बाकी यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं अभी एक ठो, इसमें देखिए अपने पास कितना है, यहाँ है 2H2 प्लस में O2, ये अपने पास 2H2O है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ तक गिनेंगे, H है, कौन कौन है हमारे पास तत्व, H है और O है, फिर बना लेंगे हम लोग ऐसे करके अभिकारक के साइड और उत्पाद के साथ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। H को पहले गिनिए, तीर से पहले क्या गो है यहाँ पे, देखिए ये सिर्फ 2 गो है, ऐसा ऐसा दुगुना है, दुगुना कितना हो गया, 4 हो गया। उधर देखिए मेरे पास ये ऐसा है, ऐसा दुगुना है तो कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन गिनेंगे हम लोग, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 गो ऑक्सीजन है। उधर कितना है, देखिए ये O अपने पास समझिए मैथ के तरह ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये 2 अपने पास सभी में गुना होता है, तो O का भी 2 गो हो जाएगा अपने पास, कितना हो गया, 2।
अब देखिए H भी अपने पास दोनों तरफ बराबर है और O भी दोनों तरफ बराबर है, तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसी तरह से आप इसका चेक कीजिए, इसका चेक कीजिए, इसका कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर लिखिए और चेक कीजिए कि हाँ बराबर है कि नहीं इसे। ओके, तो ये हो गया आपका चेक करने का तरीका कि संतुलित है या असंतुलित है। अब हमारे पास अगर मान लीजिए कि संतुलित नहीं है तो कैसे बनाएंगे हम लोग संतुलित। हाँ, ये यहाँ पूरा लिखा हुआ है मेथड। हम आपको क्या करते हैं, एक एग्जांपल दिखाते हैं। सबसे जो फेमस एग्जांपल है, सबसे शॉर्टकट एग्जांपल है और सबसे पहले याद रखने वाला एग्जांपल है वो यही है कि हम लोग हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, पानी बन गया। ठीक, क्या बन गया, पानी, जल बोलते हैं, वाटर बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि चेक करेंगे हम लोग कि इधर कितना है H, साइड में कहीं चेक करते रहेंगे हम लोग। क्या करते हैं, एक नया पेज खोलते हैं समझाने के लिए। ओके, ये आपका रासायनिक समीकरण है। ओके, पहले पता कीजिए अपने पास H और O, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। H इधर है 2 है, उधर कितना है 2 है, चलिए ठीक है। O इधर कितना है 2 है, उधर कितना है 1 ही है। अब देखिए ये गड़बड़ाया हुआ है। अब करेंगे कैसे हम लोग संतुलित, जो गड़बड़ाया हुआ है उसमें जो कम है, कम किस साइड है, जैसे O गड़बड़ाया हुआ है फिलहाल अभी, तो जिधर कम है उधर हम गुना करके बराबर करेंगे। इधर 2 है, इधर 1 है, तो क्या चीज़ से इधर गुना करेंगे कि हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 1 में 2 से गुना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 1 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 के बराबर हो गया। तो ये एक अभी कहाँ वाला था, प्रोडक्ट साइड में था, तो क्या है अपने पास ये पूरा ना। तो H2O में हम इसने कि दोनों मिला हुआ है तो हम अकेले गुना कर देंगे इसमें, नहीं ये अभी इसके साथ मिला हुआ है तो जो भी होगा सबके साथ होगा। तो 2 से गुना करना है तो गुना करने के लिए हमेशा शुरू में लगाएंगे हम, शुरू में कहीं भी गुना करना हो तो हम क्या मालूम पड़ा कि 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 2 से गुना कर दिए इसमें पूरे में, बाकी सब सेम टू सेम उतार देंगे। बाकी सब कुछ हम लोग सेम टू सेम उतार दिया। जो किए हैं यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, क्या किए हम लोग H2O में 2 से गुना, क्या किए हैं 2 से गुना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको ये हर बार चेक करना है, फिर दोबारा चेक कीजिए आप कि अपने पास, फिर बनाएंगे हम लोग, हमारे पास H है O है, फिर बना दिए ऐसे करके हम लोग। हाँ, इधर रिएक्टेंट साइड, इधर प्रोडक्ट साइड। अब फिर इसमें नहीं है, उसको आप भूल जाइए। कितना H है 2 है, कितना H है 2 और 2 दूना 4 हो गया। O कितना है इधर 2 है, O कितना है उधर 2 एकम 2। O तो आप बराबर हो गया, मगर अब ये गड़बड़ा गया है। ओके, अब ये गड़बड़ा गया है अपने पास, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। फिर वही मेथड, जिधर कम है उधर गुना करेंगे हम लोग। तो इधर ज़्यादा इधर कम है, यहाँ 2 है, 2 में 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा। इस बार गुना हो रहा है कहाँ, रिएक्टेंट साइड, मतलब तीर से पहले। तो H किस में है, इसमें है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, पहले हम क्या किए हैं, H2 में 2 से गुना। ठीक, तो 2 से गुना कर दीजिए 2, बाकी सब सेम टू सेम उतरेगा। ओके, अब फिर दोबारा चेक कीजिए, आप फिर दोबारा चेक कीजिए। H हो गया, O हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट साइड, ये हो गया प्रोडक्ट साइड। चलिए इधर गिनिए अपने पास H का 2 दूनी 4 गो हो गया, उधर कितना H 2 दूनी 4 गो हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है, वहाँ कितना है 2 एकम 2 है। अब हो गया हमारा, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, मतलब ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। ये था असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। 2 स्टेप में काम हुआ, जितने स्टेप में काम होगा बगल में लिखते हुए चलेंगे आप। ओके, तो ये सब आपको ताल झाम करना पड़ेगा कहीं कोने में जा करके, और ये सब अपने पास फ्रंट पे लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या सब तिग्रम लगाया है, वही तिग्रम लिखा हुआ है आपके पास पेज में। यहाँ जितना भी लिखा हुआ है ना स्टेप, वही लिखा हुआ है। सबसे पहले अभिकारक में उपस्थित सभी तत्वों को लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद अभिकारक में उपस्थित, मतलब तीर से पहले वाला, उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद में उपस्थित उसी परमाणुओं की संख्या को लिख लेते हैं। H का लिखे थे, इधर भी लिखे थे हम लोग, O का भी लिखे थे, O का भी लिखे थे, सबका जितने रहेंगे सबको लिखेंगे हम लोग। आगे, जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या कम होती है, जिसमें कम था अपने पास, उसमें गुना करके बराबर करते हैं। किए थे हम लोग गुना करके बराबर,
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने पर दूसरा का संख्या बदल सकता है। बदल गया था ना, बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है अपने पास। तो बदल सकता है, चेक कर लेंगे हम लोग। बराबर है तो ठीक है, नहीं बदल गया तो फिर दोबारा करेंगे हम लोग गुणा करने की प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक यह पूर्ण रूप से संतुलित ना हो जाए। ओके, तो यही कहानी हल किए थे हम लोग। एक बार बदला था ना, और जब लास्ट में कब छोड़ दिए, जब बराबर हो गया पूरा हमारा। आइए तब तक करते रहें जब बराबर हो ना जाए अपने पास। यही क्या है सिस्टम, यही पैटर्न है, यही मेथड है अपने पास संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने का। आता है इस पर 2 नंबर क्वेश्चन हर साल किसी ने घुमा के दे देता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में दे चाहे अपने पास सब्जेक्टिव में दे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक एक पोर्शन खत्म हो गया आपका। यहाँ पे इतना सारा दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब देखिए एच को यहाँ किया हुआ है, यहाँ सेकेंड समीकरण को किया गया है, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखाया गया है। अब क्या करेंगे कि खुद से भी करने का प्रयास करेंगे। अब फिर मिला के देख लीजिएगा। यहाँ तक हुआ रासायनिक समीकरण का खेल खत्म, मतलब एक पोर्शन खत्म हो गया। अब जो है पूरे चैप्टर का मेन वो है रासायनिक अभिक्रिया। परिभाषा पढ़ ही चुके हैं हम लोग, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। याद रखिए पूरे चैप्टर इसके प्रकार पे ही डिपेंड है। 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार में ही और भी प्रकार समाया हुआ है, मगर आप पहले 4 याद रखेंगे। 4 याद है, पूरा चैप्टर याद रहेगा आपको। ठीक, तो चारों का चारों जो नाम है अपने पास बहुत ही आसान नाम है और इसको आपको किसी भी हाल में याद रखना है। पहला है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना मतलब मिलना। ओके, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया, वियोज मतलब अलग हो जाना। ओके, अलग हो जाना, अलग करेंगे हम लोग इसमें। अगला है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूट मतलब एक को भगा देंगे, खुद जाके बैठ जाना है, मतलब क्या है, धक्का मार के भगा देना है। और दूसरा है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इसमें लोग अदला बदली कर लेते हैं। यहाँ क्या है, पदार्थ, तो पदार्थ अदला बदली कर लेगा। अब देखिए पहला समीकरण में आपको एक समीकरण आएगा, इसमें समाया हुआ है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब कि क्षेपी मतलब निकलना, क्या निकलना, ऊष्मा का निकलना, ऊर्जा का निकलना बाहर। अभिक्रिया होगी और ऊर्जा मिलेगी हमको, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, और थर्म मतलब बस हीट होता है। दूसरा वाला में 4 है, दूसरा वाला में कितने हैं, 4 है, याद रखना पड़ेगा आपको। पहला वाला में एगो एक्स्ट्रा है, दूसरा वाला में 4 है, तीसरा वाला में ये नहीं है, चौथा वाला में एगो है। ठीक, इसमें क्या क्या है, वियोजन है, मतलब तोड़ना है। तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए हमको, तो क्या सब चाहिए, उसी के नाम पे अभिक्रिया का नाम पड़ गया है। देखिए ऊष्मा वियोजन, अगर हम इसको तोड़ रहे हैं अभिक्रिया में कुछ किसी को, तो अपने पास ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा दे करके हम तोड़ देंगे तो उसको कहेंगे ऊष्मा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। अगर हम प्रकाश दे करके तोड़ रहे हैं किसी पदार्थ को तो उसको बोलते हैं प्रकाश वियोजन। करंट दे करके तोड़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं विद्युत वियोजन। और ऊष्मा शोषी एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें किसी अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा चाहिए मतलब ऊर्जा चाहिए। पहला वाला में ऊर्जा मिल रहा था अभिक्रिया के बाद, इस वाले में ओके, और इसमें क्या है, ऊष्मा शोषी में ऊर्जा मिलेगा तब करेंगे अभिक्रिया। ये दोनों में अंतर पूछा जाता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी में। ठीक, तो ऊष्माक्षेपी में अभिक्रिया के दौरान या फिर अभिक्रिया के बाद हमको ऊर्जा मिलती है, और इसमें अपने पास क्या होगा, अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ठीक, तो इस सभी देखिए ऊष्मा हो, प्रकाश हो, चाहे विद्युत हो, तीनों एक ऊर्जा का रूप है। तो हमको इस सभी अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी है, इसलिए हम इस सभी को क्या कर सकते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी चीज को पूरा पढ़ेंगे, हमारा पास पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और अभिक्रिया पढ़नी होती है हमको 5-6, जो कि हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। मतलब क्या, अगर हमारे पास कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके कोई एक नए पदार्थ का निर्माण कर दें, 2 मिल करके, संयोजन मतलब कि मिलना, क्या हो गया है पास, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दे, क्या कहेंगे उसको हम लोग, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। करें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं हम लोग जो लेते हैं काम करवाने के लिए, मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करे, उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका फर्मा हुआ अपने पास, फर्मा याद रखिएगा, तीर से पहले 2 गो, तीर के बाद एगो, मतलब कि मिला है 2 गो मिलकर एगो बना दिया। एग्जाम्पल में अपने पास 2 फेमस एग्जाम्पल याद रखिए, बहुत आसान एग्जाम्पल है, आपको याद भी रहेगी एग्जाम में आराम से।
रिएक्शन सबको याद ही कर लेना है, अभी छोटा छोटा रिएक्शन को याद कीजिए ताकि एग्जाम में लिखने में आसानी हो आपको। पानी का बनना, हम लोग चैप्टर शुरू किए हैं तब से कई बार पानी बनाए हैं हम लोग, हाँ, तो आपको याद हो ही गया होगा। ये कार्बन को, कोयला को जलाना समझिए, तो C+O2 मिलके CO2 बना। इस फॉर्मा में सेट हो रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए। तीर से पहले दूगो है, एगो दूगो, तीर के बाद क्या है, एगो है, हो गया। इसमें भी दूगो है, इसमें क्या है, इधर एगो है, मतलब इस फॉर्मा में सेट हो रहा है। मतलब ये अपने पास क्या है, दोनों के दोनों संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है तो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसी के दौरान अपने पास आता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता हो, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ये जो अपने पास बोल रहे हैं संयोजन, मतलब कि हमारे पास मिलके ही अपने पास ऊष्मा निकलेगी बाहर। इसलिए प्रत्येक ऊष्माक्षेपी जो रासायनिक अभिक्रिया है एक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऑब्जेक्टिव में घुमा के पूछा जा सकता है। चलिए फिलहाल देखते हैं। वैसी संयोजन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उत्सर्जन मतलब निकले, ओके, अभिक्रिया के बाद निकले या मिले हमको, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, हम लोग जो घर में चूल्हा पे खाना बनाते हैं, कौन चूल्हा, गैस चूल्हा, लकड़ी वाला नहीं, ठीक, गैस चूल्हा पे, उसमें मीथेन गैस रहता है, ठीक, ज़्यादा अमाउंट में रहता है ब्यूटेन, मगर हमारे पास मीथेन गैस भी रहता है, उसको लेकर काम करते हैं हम लोग। तो मीथेन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाइएगा आप, तो क्या क्या बनेगा हमारे पास, CO2, हल्का हल्का बूंदी आता है ना बर्नर पे, पानी मतलब, और भर भर के ऊष्मा मिलता है हमको, तब तो खाना पका लेते हैं हम लोग। तो CO2 और H2O कम अमाउंट में बनता है, ज़्यादा अमाउंट में हमको ऊष्मा मिलता है। तो हमको अभिक्रिया के बाद ऊष्मा मिला है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा मिला हमको तो क्या बोलेंगे उसको, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये पहला पोर्शन अब खत्म हो गया, आपका पहला पोर्शन खत्म हो गया, ये वाला, ये आपका पहला संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, उसमें समाया हुआ है ऊष्माक्षेपी, वो भी खत्म हो गया आपका। हम बढ़ते हैं वियोजन पे। वियोजन चलेगा थोड़ा सा ठीक ठाक लंबा है क्योंकि इसके अंदर 4 गो और आते हैं रिएक्शन। वियोजन मतलब अपने पास टूट जाना, हाँ, वियोग, आदमी बिछड़ जाता है तब वियोग में आता है, मतलब टूटेगा इसमें अपने पास। तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट जाएगा अपने पास और 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उसे हम लोग वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इधर एगो है, इधर दूगो बन जाएगा, इधर एगो है, इधर दूगो बना टूट करके। और तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, अपने आप टूटेगा नहीं, तो तोड़ने के लिए जो सब चाहिए उसको उसी नाम पे अपने पास अभिक्रिया का नाम पड़ गया है। फिलहाल तो आप 4 चीज़ को नाम याद रखिए कि हमको चाहिए हीट, प्रकाश, विद्युत धारा, ये 3 के नाम पर हमारे पास अभिक्रिया बन गया है। हम यहाँ पे पहले क्या किए हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया में चारों एग्जाम्पल एक साथ ले लिए हैं। अगर आप चारों ये याद है तो हम जो आगे पढ़ने वाले हैं इसके 4 टाइप जो होते हैं उसमें यही एग्जाम्पल सब वहाँ पुट कर देंगे। यहाँ भी याद हो गया, वहाँ भी याद हो गया आपको। इसमें हमारे पास क्या हुआ है, ऊष्मा, हीट दिए हैं। ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जिसके लास्ट में CO3 लगा हुआ हो उसको कार्बोनेट कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कार्बोनेट। ओके, तो Ca को कैल्शियम बोलते हैं, ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ऊष्मा दिए हैं मतलब हीट दिए हैं, गर्मी दिए हैं, गर्म किए हैं। क्या हुआ अपने पास, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में बदल गया है। क्या क्या हो गया है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में बदल गया है। ओके, ये CaCO3 वही है जो हमारे पास दीवार पे हम लोग चूना करते थे पहले, हाँ, और सूखने के बाद वो हो जाता है पास CaCO3। अगर उसको हम गर्म करेंगे वापस हमारे पास क्या हो जाएगा, CaO बन जाएगा और ये CO2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा। ये CaO वही है जो बाजार में ढेला के रूप में चूना मिलता है, ठीक, बाजार में ढेला के रूप में चूना मिलता है। आजकल कम मिलना शुरू हो गया है, पहले भर भर के मिलता था। इसी को लाते थे हम लोग, नादी में पानी रख के डाल देते थे, चूना बन गया, उसके बाद पोत लेते थे दीवार को। तो ये वाला अभिक्रिया याद रखिएगा। CaCO3 अपने पास इसका कई सारे नाम हैं। ओके, इसको संगमरमर का सूत्र भी कहते हैं हम लोग। जो खल्ली होता था पहले बोर्ड पे लिखते थे हम लोग, उसका भी सूत्र यही है अपने पास। जो घोंघा होता है उसे कवर जो होता है, कवर हार्ड टाइप का, वो इसी का बना होता है पास, कैल्शियम कार्बोनेट का ही। ठीक, तो इसके बारे में आगे भी लिखा हुआ है, अभी आपको मैं बोल दिया हूँ, याद रखिएगा।
अगला एग्जाम्पल देखिए, ये Pb को बोलते हैं लेड, शीशा का संकेत है। Pb जहां जहां लगा रहेगा NO3 उसको नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रेट। तो इसको बोलते हैं लेड, ये क्या हो गया? नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट दिए तो लेड ऑक्साइड में बदल गया, NO2 में बदल गया और ऑक्सीजन गैस में बदल गया हमारे पास। ठीक, तो किसमें किसमें बदल गया? लेड ऑक्साइड में, NO2 में और O2 में बदली हो गया। क्या मिलने पे? इसको उष्मा मिलने पे। अब ध्यान से देखिए, क्या इस फर्मा में सेट हो पा रहा है ये सारा एग्जाम्पल? इधर एगो उधर एक से अधिक, इधर एगो उधर एक से अधिक, इधर एगो उधर एक से अधिक, मगर किसी न किसी के उपस्थिति में काम हो रहा है, किसी न किसी के प्रेजेंस में टूट रहा है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसे हम लोग पानी को बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिला के बन जाता है पानी। वापस अगर पानी से हमको दोनों गैस चाहिए तो क्या करना पड़ता है? इसको कराते हैं हम लोग, करंट पास करा देंगे खाली हम पानी में। करंट पास कराएंगे पानी में, अपने आप क्या होगा? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस फर भागना शुरू कर देगा। क्या किए? यहाँ पास पानी है, पानी में क्या करा दिए हम? विद्युत धारा पास करा दिए। अपने आप क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा। आप छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक गिलास लीजिएगा, पानी भर दीजिएगा, ये अपने पास H2O हो गया, और छोटा बैटरी आता है एक तो, हाँ, वो HIV करके अपने पास जो भी हो, हाँ, इतना छोटा बैटरी रहता है, इसमें ऐसे ऐसे रहता है। एक बैटरी को डाल दीजिए इसमें, अपने आप देखिएगा बैटरी के दोनों अपने पास रॉड पे, इलेक्ट्रोड पे, यहाँ और यहाँ पे क्या होता है? बुलबुल्ला आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? बुलबुल्ला आना शुरू हो जाएगा। तो बुलबुल्ला अपने पास गैस के आने पे होता है, तो एगो पे ऑक्सीजन गैस, एगो पे हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाता है, मतलब टूटना शुरू। पानी अपने पास पहले वाले रूप में फिर बदल जाता है। तो हुआ कैसे? हमारे पास करंट मिला तब ना। तो ये पानी एक है अभी, इसका जैसा इधर दिए करंट, दो में बदली हो गया, मतलब वियोग हो गया, इसका वियोजन हो गया, टूट गया ये अपने पास। तो इसको बोलते हैं हम लोग वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, आगे इसमें देखिए NaCl का अपने पास कौन सा रूप? पानी वाला रूप। NaCl का पानी वाला रूप अपने पास। अगर हम NaCl मतलब साधारण नमक, जो नमक खाते हैं ना हम लोग, उसका सूत्र है अपने पास, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। NaCl साधारण नमक का सूत्र होता है। जब हम लोग पानी में थोड़ा नमक मिला देते हैं अपने पास, और उसके बाद क्या करेंगे? करंट पास कराएंगे इसमें से, तो अपने पास सोडियम और क्लोरीन गैस टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक, यही कहानी है अपने पास वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, किसी न किसी के प्रेजेंस में टूट रहा है। ओके, 4 एग्जाम्पल यहाँ देखे हैं हम लोग, आगे भी देखते हैं। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी कुछ ना कुछ चीज टूटता है। देखिए यहाँ पास सिल्वर क्लोराइड है। क्या है ये? सिल्वर क्लोराइड। इसको जब हम किसी प्लेट में रख करके और धूप में छोड़ देते हैं, तो वहाँ से सिल्वर और क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल जाता है, और सिल्वर रुक जाता है वहीं पे अपने पास। मतलब क्या हो गया? टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। सिल्वर क्लोराइड था, प्लेट में रख करके धूप में रख दिए हम लोग, क्या हुआ? क्लोरीन गैस बाहर भाग गया और Ag वहाँ पे रह गया, मतलब सिल्वर वहीं पे रह गया, दोनों अलग अलग हो गया अपने पास। तो किसके उपस्थिति में हुआ है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो किसी न किसी के उपस्थिति में टूट रहा है कोई पदार्थ, उसका वियोजन हो रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग जितने चीज़ों को प्रेजेंट किए थे तोड़ने के लिए, सबका अपना अपना नाम पे अभिक्रिया का नाम पड़ गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग उष्मा वियोजन पढ़ेंगे। उष्मा वियोजन, वियोजन अभिक्रिया किसके प्रेजेंस में? उष्मा के प्रेजेंस में, उष्मा की उपस्थिति में अपने पास क्या हो? वियोजन हो, उसको बोलेंगे उष्मा वियोजन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में हो, उसमें उष्मा वियोजन कहेंगे। उसी में का एग्जाम्पल उठा लीजिए, मेरे पास CaCO3 वाला और लेड नाइट्रेट वाला, वहाँ सब लिख के रखिएगा, वहीं में से उठा के यहाँ हम लोग डालते चलेंगे। उसी तरह से प्रकाश वियोजन, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होगा, ये वाला एग्जाम्पल है कि नहीं? प्रकाश की उपस्थिति में अपने पास जो अभिक्रिया हो, वियोजन अभिक्रिया, उसको कहेंगे हम लोग प्रकाश वियोजन। यहाँ देखिए मेरे पास ये वाला एग्जाम्पल उठाए हैं। इस तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है, उसको भी हम लोग यही काम करते हैं, तो सिल्वर अलग, ब्रोमीन गैस भाग जाता है। विद्युत वियोजन मतलब करंट देकर के, जो पानी से वापस हम बदले थे दोनों गैस में, विद्युत की उपस्थिति में जो वियोजन अभिक्रिया होगा उसको कहेंगे विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। या देखिए पानी को हम तोड़े थे ना, वो नमक वाला को तोड़े थे ना हम लोग, ठीक, तो वहाँ वाला सब एग्जाम्पल लिख के रखे इकट्ठा, वहीं में से उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। अब इसी 1 2 3
कि जो भी उठाएं हम लोग, उष्मा हो चाहे प्रकाश हो चाहे विद्युत धारा हो, ये ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है और ऊर्जा लेनी पड़ी है हमको अभिक्रिया कराने के लिए। और वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा लेकर के हम करवाते हैं अभिक्रिया, उसको बोलते हैं अपने पास उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण हो मतलब लिया जाता है, ठीक, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस सभी एग्जाम्पल को यहाँ पे ठोक सकते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ तक हो गई आपके पास सेकेंड वाला टाइप खत्म, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का। तीसरा है आपका विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसमें कोई भी टाइप नहीं है, तो एक ही पढ़ेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि अपने पास मान लीजिए कि एक बेंच है यहाँ पे, ठीक, एक बेंच और है अपने पास, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे पास दो बच्चा बैठा हुआ है। अब हम बोल रहे हैं कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी है। अब बी से ज़्यादा ताकतवर ए है, ये जाएगा, इसको एक मुक्का मारेगा, भगा देगा बाहर, खुद जाके बैठ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हुआ? ये सब्स्टिट्यूट किया है, उसको विस्थापित कर दिया है। किसी को हटा करके खुद बैठ जाना, इसको बोलते हैं विस्थापित कर देना। बस यही खेल चलेगा अपने पास विस्थापन अभिक्रिया में। इसका फर्मा जो हम बनवाते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ एक है, यहाँ दो गो है, ठीक। तो अब ए ताकतवर है, तो इसमें से किसी जो कमजोर वाला है उसको भगाएगा, ठीक, और क्या करेगा? उसको भगा के खुद जाकर बैठ जाएगा। सीधा समझिए कि पहले बी और सी में प्यार था, अब कोई ना कोई धोखा दे दिया है, ए के साथ कर लिया रिएक्शन, तो हो गया अपने पास क्या? उसका हो गया ब्रेकअप, इसका हो गया पैचअप। तो यहाँ देखिए, ए किसको भगा दिया है? बी को भगा दिया, और क्या कर लिया है? सी यहाँ पे कौन निकला? सी निकला मेरे पास दगेबाज, ठीक। तो सी बी को भगा दिया है, ए से कर लिया है पैचअप। तो या तो ये एग्जाम्पल याद रखिए, या फिर अपने पास लब वाला एग्जाम्पल याद रखिए। इसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसको बोलते हैं हम लोग एकल विस्थापन, सिंगल सब्स्टिट्यूशन। एक बार हुआ है, मतलब धोखा कोई एक ही किया है। इसमें दोनों करता है धोखा, ठीक, तो द्वि विस्थापन कहते हैं हम लोग। इस फर्मा में सेट करके देखिए आप, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, तो ये अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ये फेरस है, आयरन बोलते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे कॉपर, और जहाँ SO4 लिखा रहता है उसको हम सल्फेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सल्फेट। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे क्या है? आयरन है। अब आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, पावर का मतलब वो यहाँ पे रिएक्टिविटी। तो कॉपर से ज़्यादा किसका है? आयरन का है। आयरन क्या करेगा? इसको भगाएगा और खुद जाकर बैठ जाएगा, किसके साथ? सल्फेट के साथ। यहाँ देखिए, FeCO को भगा के सल्फेट के साथ खुद बैठ गया, इसको बेचारे को अलग कर दिया। या नहीं तो आप कह सकते हैं कि सल्फेट कॉपर के साथ धोखेबाजी कर दिया है, इसको भगा दिया है, Fe के साथ जुड़ गया है। वही एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे, इसमें भी देखिए और इसमें भी देखिए। जिंक कॉपर को भगा के खुद बैठ गया, लेड कॉपर को भगा के खुद बैठ गया है। कॉपर बेचारा कमजोर है, सब भगा दे रहा है उसको। ओके, तो ये हो गया आपके पास विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, कि किसी एक को भगा करके दूसरा बैठ जाना। इसमें कोई भी इसका अलग से टाइप नहीं है, इसमें कोई और नहीं आते हैं अभिक्रिया। द्वि विस्थापन में एगो आएगा, पहले द्वि विस्थापन समझिए। अगर ये समझ में आ गई हो तो ये भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करता है अपने पास कि एक दगाबाजी करता है, दूसरा का है पीछे रहेगा, वो भी कर लेता है। देखिए इसमें क्या है अपने पास, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पहले ए भी साथ में था, सी डी साथ में था। अब कोई एक धोखा किया, अदला बदली हो गया, अदला बदली हो गया है। यहाँ ए अपने पास क्या हो गया? ए डी को पकड़ लिया है, ए किसको पकड़ लिया है? डी को पकड़ लिया है, तो बी सी को पकड़ लेगा। अगर ए डी को पकड़ लिया तो बी किसको पकड़ लेगा? सी को पकड़ लेगा। मतलब कि दो चीज आपस में अदला बदली हो गई। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, हाँ, एक यौगिक एक ये अपने आयनों, आयन मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस चार्ज हो, हाँ, दो आयनों की अदला बदली करके, दो आयनों की अदला बदली करके नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण करता है, उसे द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो कहानी यहाँ पे एक बार हो रहा था, यहाँ पे दो बार हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं द्वि विस्थापन। ठीक, मतलब एक जोड़ी पहले ये था, एक जोड़ी ये था, अब दोनों अपने पार्टनर को हेराफेरी कर लिया है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है। अब देखिए हेराफेरी हो गया अपने पास, क्या हो गया बताइए? तो ये सल्फेट के साथ बेरियम आ गया, अब इसके साथ सोडियम के साथ
क्लोरीन भाग गया है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखना चाहेंगे सही से आप, तो देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट हुआ, इसको हम करवाए हैं बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड से। जब इसको करवाएंगे हम लोग तो देखिए ये Na पर होता है प्लस चार्ज, SO4 पे होता है माइनस चार्ज। सही से देख नहीं पा रहा है आपको, तो हम थोड़ा सा अच्छे से करवा देते हैं। Na2SO4 प्लस में BaCl2 है, इसको करवाएंगे रिएक्शन। तो हमारे पास क्या क्या बन गया, देखिए इस पर होता है अपने पास प्लस चार्ज, इस पर होता है अपने पास माइनस चार्ज, इस पर होता है हमारे पास प्लस चार्ज, इस पर होता है हमारे पास माइनस चार्ज। प्लस माइनस चिपकता है, तो इसका प्लस इसका माइनस चिपक गया और इसका प्लस इसका माइनस चिपक गया। तो बनाइए फटाफट आप। तो Ba बन गया इसके साथ, तो क्या हो गया BaSO4, और ये बन जाएगा इसके साथ NaCl, दुगो था दो अमाउंट में बन जाता है अपने पास। तो ये अपने पास क्या हो गया, हेरा फेरी कर लिया है। तो यहाँ देखिए BaSO4 और क्या बन गया NaCl, दो अमाउंट में बना है अपने पास ये। तो ये हो गया हमारे पास द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। वही कहानी यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, दोनों एग्जाम्पल में चल रहा है। अब देखिए द्वि विस्थापन में ना एक खास आता है अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं हम लोग अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। अवक्षेपण को समझने के लिए पहले अवक्षेप समझना पड़ेगा, अवक्षेप समझना पड़ेगा। प्रेसिपिटेट कहते हैं इंग्लिश में इसको। अवक्षेप क्या है, अगर मोटा मोटी समझना हो तो यूँ समझ लीजिए कि मान लीजिए एक गिलास पानी लिए, तो थोड़ा मिट्टी उठाएं और उसे मिला दिए, फिर चम्मच से घोल दिए, क्या पानी में घुला रहेगा वो? नहीं, कुछ देर के बाद मिट्टी नीचे जम जाएगा। तो वैसा पदार्थ जो घुलता नहीं है, वो नीचे जाके बैठ जाता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट, मतलब अवक्षेप कहते हैं। बात समझ में आई कि विलयन में वैसा पदार्थ जो घुले नहीं, बैठ जाए नीचे जाके हमारे पास, उसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या चीनी अवक्षेप होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप पानी में मिला दीजिएगा उसको तो मिल जाएगा वो, कुछ देर बाद चीनी बैठता नहीं है, पानी में मिला रहता है। तो जो घुलता नहीं है, नीचे जाकर बैठ जाता है, उसको अवक्षेप कहते हैं। और वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, उसे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप सिर्फ अवक्षेप है यहाँ पे, हाँ, अवक्षेप का निर्माण हो, उसे हम लोग अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे अब जो हम देखे थे अपने पास द्वि विस्थापन में अभिक्रिया, वही अभिक्रिया है यहाँ पे। बस ये बेरियम सल्फेट क्या है, विलयन में घुला नहीं है। जहाँ जहाँ नीचे की तरफ तीर लगा हुआ रहेगा अभिक्रिया में, समझ लीजिएगा वो अवक्षेप है, मतलब उसका इशारा कर रहा है, नीचे जाकर बैठ जाता है वो। और जहाँ जहाँ ऊपर की तरफ तीर लगा हुआ है, समझ जाइएगा वो गैस है। क्या है वो? गैस, ऊपर उड़ जाता है। अभिक्रिया में पहचानने का यह तरीका है, लिखा रहता है उसका मतलब। नीचे की तरफ तीर लगा, मतलब क्या, ये अवक्षेप है। बेरियम सल्फेट क्या हो गया, नीचे में जाकर बैठ जाएगा। इसमें भी हमारे पास क्या हो गया, लेड आयोडाइड। Pb मतलब लेड, आयोडीन मतलब लास्ट में लगाते हैं तो आयोडाइड कहते हैं। तो ये भी क्या है पास, अवक्षेप हुआ, नीचे की तरफ तीर लगा हुआ, नीचे जाकर बैठ जाएगा वो। अब अपने पास उदासीनीकरण अभिक्रिया आता है। यहाँ तक आपका चारों टाइप खत्म हो गया उसका। अब जो कुछ एक्स्ट्रा अभिक्रिया है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, गाड़ी में सुने होंगे न्यूट्रल कर दिया ना, उसका मतलब क्या होता है, ना आगे ना पीछे। तो पदार्थ को उसके अपने पास पीएच के वैल्यू के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग अम्ल और एक को बोलते हैं क्षारक। ठीक, ये हम लोग का अगला चैप्टर मिलेगा केमिस्ट्री में, तो वहाँ पढ़ना है डिटेल में। फिलहाल ये समझिए अपने पास पदार्थ दो टाइप के होते हैं उसके पीएच के हिसाब से, अम्ल और क्षारक। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास जब अम्ल और क्षारक मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक मिलता है तो उदासीन हो जाता है। क्या होता है, उदासीन, ना ही वो अम्ल रहता है ना ही वो क्षारक रहता है। ठीक, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिल करके क्या क्या बनाया हमारे पास, लवण और जल बनाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं हमारे पास, उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद रखिए अपने पास, इसे फर्मा याद कर लीजिए आप कि हम लोग क्या करेंगे कि अम्ल मिलाएं प्लस क्षार या क्षारक मिलाएं, क्या बन गया हमारे पास, लवण। लवण अपने पास नमक का रासायनिक भाषा है, नमक होता है, प्लस में जल। अगर जहां भी ऐसा बन रहा है मतलब ये अपने पास उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण
अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। यहाँ देखिए हमारे पास ये HCl, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। और ये अपने पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक प्रबल क्षारक है। हाँ, तो ये हुआ अम्ल मतलब एसिड, ये हुआ क्षारक मतलब बेस, A4 एसिड B4 बेस, ये दोनों मिला क्या क्या बना दिया हमारे पास? ये हुआ सॉल्ट, सॉल्ट होगा ना लवण, ये क्या हमारे पास? सॉल्ट, लवण, नमक। ये क्या हो गया? पानी का सूत्र, ये तो याद ही रखिएगा हमारे पास, वाटर। तो इधर AB उधर HW, मतलब इधर अपने पास एसिड बेस, उधर अपने पास लवण और जल। अगर ऐसा अभिक्रिया कहीं पे है तो क्या कहेंगे हम लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला आता है अपने पास ऑक्सीकरण आएगा, अवकरण आएगा, उसको दोनों मिला के बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। देखिए ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए, नाम से पहले याद रखिए, ऑक्सीजन आके जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका रिवर्स मार दीजिए, उसको बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। जिसमें हाइड्रोजन आके जुड़ जाए और ऑक्सीजन निकल जाए, उसको बोलते हैं अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का एक और नाम है हिंदी में, उसको बोलते हैं उपचयन, और अवकरण का एक और नाम है, इसको बोलते हैं अपचयन। ठीक, तो देखिए आप बस इसको याद रखिए, दिख रहा है आपके पास? ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया होगा, हाइड्रोजन का कमी मतलब उसका ह्रास हो गया, कम हो गया होगा, तो ये हो गया है पास ऑक्सीकरण या उपचयन। इसका रिवर्स मार के देखिएगा आप तो क्या हो जाएगा अपने पास? यहाँ देखिए अवकरण का, इसमें H बढ़ रहा है, O कम रहा है। उसमें क्या था अपने पास? O बढ़ रहा था, अपने पास H कम रहा था। एग्जाम्पल देखिए अपने पास Cu प्लस O2, और यहाँ बन गया अपने पास CuO। यहाँ Cu अकेले था, यहाँ तक आते आते अपने पास Cu में क्या आ गया है? O आ गया है। क्या आ गया है? O आ गया है, मतलब Cu में O बढ़ गया। तो किसका हो गया ऑक्सीकरण? जिसमें O बढ़ गया है। तो Cu में O बढ़ा है तो Cu का हो गया ऑक्सीकरण। यहाँ लिख दिए हम यहाँ पे, हाँ, कि Cu का हुआ ऑक्सीकरण। कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आता रहता है कि हाँ ऑक्सीकरण किसका हुआ है, चाहे अवकरण किसका हुआ है? तो पहले आप तीर से पहले देखिए, उसमें यह बेचारा अकेले था, इसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ आते आते क्या जुड़ गया? इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन जुड़ना हो क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण। इसमें भी देखिए हमारे पास Mg अकेले था, यहाँ आते आते क्या हो गया? O जुड़ गया, तो Mg का हुआ ऑक्सीकरण। और जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पे H2S है, हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अपने पास हाइड्रोजन सल्फाइड में से क्या निकल गया? यहाँ सल्फर अकेले बच गया। क्या हो गया? सल्फर अकेले बच गया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया? मेरे पास हाइड्रोजन निकल गया है, तो मतलब कि H2S से क्या हो गया? ऑक्सीकरण हुआ है। दो बात होती है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का कमना। तो इस बार हमारे पास हाइड्रोजन कमा है तब हुआ है ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन बढ़ा था तब हुआ था ऑक्सीकरण। सेम एक याद रखिए, दूसरा अपने आप याद रहेगा। किसका? ऑक्सीकरण याद है तो हम क्या याद रखेंगे? अवकरण याद रहेगा हमारे पास। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम बोले ना अभी हम उसको उपचयन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अवकरण में, जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए। हाइड्रोजन का बढ़ जाना और ऑक्सीजन का कम जाना। यहाँ पे ध्यान से देखिए अपने पास क्या हो रहा है, यहाँ H2 है, यहाँ Cl2 है। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, Cl2 में यहाँ पे H नहीं था, मगर यहाँ आते आते क्या हो गया? H आ गया है। तो जिसमें H आ गया है उसका हुआ अपने पास अवकरण। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ Cl2 में H की वृद्धि हुई है, तो Cl2 का हुआ अवकरण। वही बात है मेरे पास, यहाँ देखिए, यहाँ पे I2 क्या था? अकेले था, इस पर H नहीं था, यहाँ आते आते क्या हो गया? H आ गया इसमें। तो जिसमें H आ गया उसका हुआ अपने पास अवकरण। ठीक, ऑक्सीजन कम करवाना है हमको। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है मेरे पास? O2 है। क्या है? O2 है, दो ऑक्सीजन है इसके पास। यहाँ आते आते क्या हो गया? एगो हो गया। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे O2 अकेले है, यहाँ आते आते क्या हो गया है? H आके जुड़ गया है। तो H का जुड़ना मतलब अवकरण, तो ऑक्सीजन का अवकरण हो गया। यहाँ पे देखिए अपने पास क्या क्या हुआ, यहाँ N अकेले था, यहाँ आते आते इसमें H आ गया है, जुड़ गया है, तो N2 का हो गया अपने पास अवकरण। तो एक याद रखिएगा, दूसरा अपने आप कन्फ्यूजन नहीं करना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पे देखिए O की कमी से, यहाँ पे तो H की वृद्धि से हुआ है आपके पास क्या? अवकरण। या तो H की वृद्धि करवाएं या फिर O की कमी करवाएं। यहाँ पे देखिए कमी हुआ होगा O का, बेचारा CuO के पास, कॉपर ऑक्साइड के पास O था, यहाँ पे यहाँ से O निकल गया, O भाग गया,
तो यहाँ से यहाँ तक आने में Cu का क्या हो गया, अवकरण हो गया। क्या हो गया, अवकरण हो गया अपने पास। वही हाल इसका हुआ है। जिंक ऑक्साइड के पास यहाँ O था, मगर यहाँ आके क्या हो गया, O भाग गया। O का भागना मतलब अपने पास अवकरण, O का आना मतलब अपने पास क्या, ऑक्सीकरण। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इस दोनों को जो करवाता है, कोई ना कोई करवाता होगा भाई, जैसे शादी होता है, शादी कोई ना कोई करवाता है, अगुआ जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वही का हाल है अपने पास ऑक्सीकरण का और अवकरण का। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को जो पदार्थ करवाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंग्लिश में। तो ऑक्सीकरण करवाता है तो हम बोलेंगे ऑक्सीकारक, और अवकरण कराता है तो उसको बोलेंगे अवकारक। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहले ऑक्सीकारक के बारे में लिखा हुआ है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन होता है, तो उपचायक हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीकरण से ऑक्सीकारक हो गया है तो उपचयन से उपचायक हो जाएगा। इंग्लिश नाम एक केटो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें क्या है, वह पदार्थ जिसकी वजह से ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, हो गया ना, जो ऑक्सीकरण करवा दे उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीकारक। और उसी तरह से अपने पास अवकारक का हो जाएगा या अपचायक का होगा, वैसा पदार्थ जो अवकरण की अभिक्रिया करा दे। यहाँ पे देखिए, वह पदार्थ जिसकी वजह से अवकरण की अभिक्रिया होती है उसे अवकारक या अपचायक कहते हैं। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे हम लोग अभिक्रिया में कि कौन अपने पास उपचायक है और कौन अपचायक है। यहाँ बताइए पहले कि पहले ढूंढिए कि क्या हो रहा है। Cu का यहाँ से आते क्या हो गया, हाँ यहाँ पे CuO होगा, CuO लिखा भूल गया बच्चा, हाँ CuO। और तो मेरे पास कि Cu यहाँ से आते आते क्या हो गया, उसमें ऑक्सीजन आ गया है। क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है अपने पास। ऑक्सीजन आ गया तो Cu को क्या हो गया, Cu का हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अगर इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो कौन करवाया है, जो साथ में इससे बैठे वही करवाया होगा। ध्यान से सुनिए, Cu का ऑक्सीकरण हो रहा है तो कौन है साथ में बैठा हुआ है इसका, यही ना, तो यही करवा रहा होगा। तो जो करवा रहा है वो हो गया अपने पास ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे कौन है ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन गैस। वही बात यहाँ पे देखिए अपने पास, पहले ढूंढिए किसका हो रहा है ऑक्सीकरण। यहाँ पे देखिए क्या था मेरे पास, इसके पास H था, हाइड्रोजन था, यहाँ से यहाँ आते आते क्या हुआ, H निकल गया। क्या हो गया, H निकल गया, मतलब इसका हुआ है अपने पास ऑक्सीकरण। तो इसका हुआ है तो कौन करवाया होगा, जो साथ में बैठा हुआ है इसका, तो ये हो गया अपने पास ऑक्सीकारक। जिसका हो रहा है जो उसके साथ में है वही करवा रहा होगा। ठीक, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकारक। और उसी तरह से अपने पास इसमें देख लेंगे हम लोग, पहले ढूंढेंगे अवकरण हो कहाँ, किसका हो रहा है, और जिसका हो रहा था उसके साथ जो बैठा हुआ होगा वही होगा अवकारक। यहाँ देखिए किसका हो रहा है अपने पास, अवकरण। अवकरण किसका हो रहा है, अवकरण मतलब कि H का जुड़ना या O का निकलना। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, Cl2 के पास H नहीं था, यहाँ से यहाँ आते थे क्या हो गया है, इसके पास H आ गया है। तो Cl2 का हुआ है अवकरण, करवाया कौन होगा, जो इसके साथ में बैठा हुआ है, कौन करवाया होगा, H2। तो H2 हो गया अवकारक। बस इतना ही ध्यान रखना है आपके पास, या तो आपके पास ऑक्सीकारक पूछे या फिर अवकारक पूछे, आराम से आप बोल सकते हैं। अभिक्रिया अलग चीज होती है, पदार्थ अलग चीज है। ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है, विधि है, मतलब प्रोसेस है। और ऑक्सीकारक समान है। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है, अवकारक एक, ऑक्सीकारक क्या है, समान है। उस तरह से अवकरण एक अभिक्रिया है और अवकारक क्या है, समान है, वस्तु है। चलिए यहाँ पे अपने पास कुछ लिखा हुआ है, कुछ पदार्थ ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए SO2, H2O, O3, HNO2, ये सब दोनों में काम कर सकते हैं हम लोग। उसमें भी करा सकते हैं, इसमें करा सकते हैं, ऑक्सीकरण में भी और अवकरण में भी करा सकते हैं। अगला आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स पहले देखिए हमारे पास रिडक्शन। अवकरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, और ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब देखिए रिडक्शन का रेड निकालते हैं, ओके, और ऑक्सीडेशन का ऑक्स निकालते हैं। तो यहाँ से रेड निकाल दिए, यहाँ से ऑक्स निकाल दिए, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया, रेडॉक्स। तो अपने पास पढ़ना क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया।
या इसी का दूसरा नाम अपना दोनों नाम मिला के बोला जाता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। इसका हिंदी नाम क्या हो गया? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, या फिर हिंदी नाम में भी रेडॉक्स ही बोलते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, या फिर इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया मिला करके। अब वैसा अभिक्रिया जिसमें दोनों काम हो, ऑक्सीकरण का भी और अवकरण का भी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे हमारे पास? रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल है, आप देखिए दिखाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। पहले देख लीजिए परिभाषा। वह रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये हम यहाँ पर दिखा दिए हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, तो रिडक्शन का हम लोग क्या लिए हैं? रेड, और यहाँ पे लिए हैं ऑक्स, तो क्या बन गया हमारे दोनों मिला के? रेडॉक्स। ओके, अब देखिए ये एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी आपको। यहाँ पे अपने पास क्या है? अपने पास यहाँ पे CuO है, कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या बन गया है? ये Cu बन गया है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ध्यान से सुनिए, इसमें से क्या हुआ है? O निकला है कि O आ गया है? O निकल गया है। O का निकलना हम लोग क्या बोलते हैं? अवकरण। क्या बोलते हैं? अवकरण। तो इसमें अवकरण हो गया अपने पास, एक हो गया। हमारे पास ऑक्सीकरण भी होना चाहिए। अब यहाँ पे H था, यहाँ आते आते क्या हो गया? इसमें O आ गया है इसमें, तो O का आना क्या होता है पास? ऑक्सीकरण। तो इसमें अवकरण भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया ये। वही कहानी इसमें भी है, वही कहानी इसमें भी। अब देखिए नोट क्या लिखा हुआ है? किसी पदार्थ में धातु का जुड़ना अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। धातु का भी जुड़ना जो होता है मेरे पास कभी कभी अवकरण कहलाता है, रेडॉक्स अपने पास रिडक्शन कहलाता है, धातु का जुड़ना। ठीक, ये अपने पास जब हायर क्लास में जाएगा ना 11th-12th में, तो वहाँ जानने को मिलेगा। अब देखिए ऑक्सीकरण का हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव है। अब तक हम लोग क्या क्या अभिक्रिया पढ़े, एक बार दिमाग में उतराइए। तो पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े 4 गो ना हम लोग, क्या क्या? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। संयोजन में एगो पढ़े थे हम लोग ऊष्मा क्षेपी, वियोजन में हम लोग 4 को पढ़े थे। एक तो आपके पास क्या हो गया? ऊष्मा वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाश वियोजन, तीनों मिला के हम क्या बोले थे? ऊष्मा शोषी। फिर हम लोग क्या पढ़े? विस्थापन में एक उठने था हमारे पास, द्विविस्थापन में एक ठो और था, क्या? अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़े अपने पास? उदासीनीकरण पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? ऑक्सीकरण पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? अवकरण पढ़े। फिर दोनों मिला के क्या पढ़े? रेडॉक्स पढ़े। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है, ऑक्सीकरण का। ठीक, तो क्या क्या प्रभाव है भाई? तो मेन 3 है, संक्षारण, विकृत गंधिता और दहन। ये तीनों पढ़ेंगे चैप्टर आपका ओवर। चलिए फटाफट हम देखते हैं, पहले तीनों के बारे में फटाफट सुन लीजिए। नॉर्मली संक्षारण मतलब होता है अपने पास कि किसी भी धातु का खराब हो जाना, मतलब कि उस पर कुछ ना कुछ ऐसा चीज आना जो उसको हानि पहुंचा रहा है, उसको बोलते हैं संक्षारण। सबसे बेस्ट एग्जांपल है लोहे में जंग लगना। सबसे बेस्ट एग्जांपल है लोहे में जंग लगना। और कभी कभी देखते होंगे आपकी तांबा के बर्तन पे हरी परत आ जाती है, हरी परत, या फिर चांदी के जो अपने आभूषण होती है, आभूषण, लॉकेट टॉकेट, चैन वैन, वो काला पड़ जाता है। तो ये सब जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये सब के सब संक्षारण का एग्जाम्पल है। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। ओके, ये जितने भी खाने वाला पदार्थ है जिसमें तुम्हारे आपके पास क्या होता है? फैट, मतलब वसा या तेल पाए जाते हैं, ये सब ऑक्सीकरण करके क्या होता है? अपने मूल स्वाद को खो देता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। तो ये दोनों जो होता है, क्यों होता है, कैसे बचाया जाए, उसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। और अगला लास्ट चीज है हमारे पास दहन। क्या है? दहन। दहन मतलब कि जलना, एक तरह से किसी सामान का जलना, वो भी फ्लेम के साथ, लौ के साथ जलना को दहन कहते हैं हम लोग। तो जलने पे पश्चात जो लौ बनता है हमारा, तो बनता है हमारे पास पीला टाइप का दिखता रहता है। उसमें कितने कलर होते हैं, कौन है जो दिखाई पड़ता है, कौन नहीं दिखाई पड़ता है, कहाँ पे जलेगा, कहाँ पे नहीं जलेगा, कहाँ पे ज़्यादा उष्मा होगा, कहाँ पे कम उष्मा होगा, सारी बात हम लोग जानेंगे। सबसे पहले संक्षारण को लेकर पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातु में, याद रखिए इसमें धातु का ही मेन खेल है, धातु वायु, नमी और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके। वायु तो वायुमंडल में प्रेजेंट है अपने पास, नमी मतलब कि वाटर ड्रॉप्स वेपर के रूप में हवा में मिला हुआ है। तो वायु, नमी और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय मतलब जो नहीं चाहते हैं, वांछनीय मतलब जो हम चाहते हैं, अवांछनीय मतलब जो हम नहीं चाहते हैं। तो अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संक्षारण कहते हैं। याद रहे, धातु, वायु, नमी और अम्ल तीनों में से किसी के साथ अभिक्रिया करके
अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। इस सब प्रक्रिया, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। कुछ संक्षारण अपने पास लाभदायक भी है, जैसे कि अपने पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम संक्षारण करके अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेता है जो उसको करता है प्रोटेक्शन। मगर उसके अलावा जितने भी होते हैं, चाहे तांबा का हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे आयरन का हो, उसको नुकसान कर देता है। सिर्फ एक एल्यूमिनियम है जिसपे क्या होता है कि लेयर बन जाता है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए संक्षारण के सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे। लोहे में जंग लगना, चांदी पर काले परत का आ जाना, तांबे पे हरी परत का आ जाना अपने पास, ये सब क्या हो गया? संक्षारण का उदाहरण हो गया। संक्षारण एक धीमी रासायनिक अभिक्रिया है, याद रहे धीमी। अच्छा बताइए, लोहा हम आज रख दिए बरसात में, क्या कल जंग लग जाएगा? नहीं ना। या फिर लोहा को हम रख दिए हैं किसी घर में, क्या परसों देखेंगे जंग लग जाएगा मेरे पास? नहीं लगेगा। 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 3 महीना, 5 महीना के बाद लगता है जंग। चांदी हम आज खरीद के लाए, क्या काला हो जाएगा? वो नहीं होगा। तो धीमा प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि संक्षारण कैसी अपने पास अभिक्रिया है, तो धीमी रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए संक्षारण क्या होता है, किसकी वजह से होता है, समझ में आ गया। किसकी वजह से होता है? वायु, नमी और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके। अब इसको कैसे बचाएंगे हम लोग? संक्षारण से बचने के उपाय, तो जिस धातु का हो रहा है, पहले के जमाना में नॉर्मली क्या करते थे? तेल लगा देते थे हम लोग ना, कोई भी ऑयल कि अपने पास लगा दिए तो संक्षारण नहीं होता था। आजकल तो नए नए आ गए हैं प्रोसेस हमारे पास। देखिए तेल लगा करके आजकल हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं ना। ग्रिल को जो पेंट करते हैं तो उसे 2 फायदा है, एक देखने में सुंदर लगता है और दूसरा जंग से बच जाता है अपने पास। इसके अलावा और भी अपने पास है, अपने पास कि हाँ केमिकल तरीका है बचाने का अपने पास। किससे? संक्षारण से। वो आप जब हायर क्लास जाइएगा ना तो वहाँ पढ़िएगा केमिकल तरीका क्या है सो। तो संक्षारण का गेम खत्म। अगला है अपने पास विकृत गंधिता। ये वही है, खाना खराब हो जाना हवा में रखने पे। हाँ ठीक, तो ये अपने पास क्या है बता ही दिए हैं आपको, बस देखिए। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ, मतलब खाने वाला पदार्थ, किससे बना हुआ? वसा तथा तेल, मतलब ऑयली चीज से। ऑक्सीकरण के अभिक्रिया के बाद, ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझे ना, पढ़ाए पूरा अभी आपको हम। अपने स्वाद और गंध में, कौन को? 2 चीज में, टेस्ट में और स्मेल में। स्वाद और गंध में कुछ ना कुछ परिवर्तन ले आता है, टेस्ट बदल लेता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग विकृत गंधिता। एग्जाम्पल देखिए, दही का खट्टा हो जाना, दही का खट्टा हो जाना। अगर ये ऑक्सीकरण का अभिक्रिया नहीं हो दही के साथ, खट्टा कभी नहीं होगा। ओके। सब्जी का स्वाद बदल जाना, अगर आप सब्जी को बाहर में रखिए नॉर्मली तो सब्जी खराब हो जाता है आपका। अगर उसको रखते हैं फ्रिज में हम लोग तो खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होने देता है, इसलिए वो खराब नहीं होता है। चलिए, तो विकृत गंधिता को रोकने का उपाय क्या सब है अपने पास? देखिए पहला क्या है? प्रति उपचायक का उपयोग करके। प्रति उपचायक बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटी मतलब उसको विरोध करने वाला, ऑक्सीडेशन को विरोध करने वाला, अपने पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया को विरोध करने वाला। कुछ पदार्थ आते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे, अपने पास हो गया कि वो उसको ऑक्सीकरण नहीं होने देगा, उसका अपना टेस्ट और स्मेल चेंज नहीं होगा। तो प्रति उपचायक अपने पास उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ को फ्रिज में रख के बताए हैं आपको हम। वायु रोधी बर्तन का उपयोग करके, अगर हम हवा से रोक देंगे हम लोग इस तरह से कि उसमें वायु जरा सा भी प्रवेश नहीं करें। नॉर्मली आप सोच रहे हो कि हम ढक्कन लगा देंगे ऊपर केतली के ऊपर में, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसमें हवा जा ही रही है फिर भी। तो हम ऐसा वायु रोधी बर्तन का उपयोग करके भी हम लोग इसको बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। प्रकाश से दूर रख करके, कुछ हद तक प्रकाश से भी दूर रखेंगे तो अपने पास क्या होता है? खाना बच जाता है। तो यह हो गया हमारे पास विकृत गंधिता, उससे बचने के उपाय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए प्रति उपचायक बोले थे ना, कुछ न कुछ सामान होता है जो ऑक्सीकरण होने से रोकता है। उसमें 2 चीज का इस्तेमाल करते हैं, BHA और BHT। ये BHA और BHT ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म हमारे पास। तो क्या है पास? ब्यूटीलेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। एनिसोल है, ये टोलुइन है अपने पास। ओके, एनिसोल है और टोलुइन है, दोनों में पहला वाला दोनों सेम नेम है। ओके, ब्यूटीलेड अपने पास हाइड्रोक्सी वाला, पहला क्या है? एनिसोल है अपने पास, सॉरी, और दूसरा क्या है? टोलुइन है। एनिसोल है, A फॉर एनिसोल, T फॉर टोलुइन है अपने पास। तो ये हो गया उपचायक, प्रति उपचायक का एग्जाम्पल, एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन आता है, हम कुछ दिन पहले एक वीडियो भी डाले थे हम लोग, ओके, कि चिप्स में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। बस यही खेल है, विकृत गंधिता होने से रोकने के लिए, मतलब उसका टेस्ट और स्मेल
बदले नहीं, खराब नहीं हो, उससे रोकने के लिए, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं हो उससे रोकने के लिए। तो क्वेश्चन है चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? वही बात है, बस चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस को निकाल करके, पहले गैस को निकाला जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं हो। ऑक्सीकरण नहीं होगा तो क्या होगा, उसका मूल स्वाद और जो गंध है, स्मेल है, नहीं खोएगा, जो का त्यों रहेगा। जब तक आपके पास फटते नहीं है, फूला रहता है बस चिप्स का पैकेट, 10 दिन 5 दिन 15 दिन अंदर में कुछ नहीं होता है। जैसे फाड़ दिए, भोग दिए, उसका हवा निकल गया, नाइट्रोजन गैस अंदर में प्रवेश कर गया, ऑक्सीजन गैस, टेस्ट खराब उसका कुछ समय के बाद ही। अब लास्ट टॉपिक आता है पास दहन। दहन एनसीईआरटी की बुक में दहन नहीं दिया गया है, मगर पढ़ना है हम लोगों को। दहन क्या होता है बताएं अभी आपको, किसी चीज का जलना, वो भी लौ के साथ। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वाला के साथ जलता है, ज्वाला मतलब वही लौ, जिसको लौ कहते हैं हम लोग, ज्वाला के साथ जलता है, तब उस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। क्या अगर हम लोग कोयला को नॉर्मली बिना फ्लेम के साथ जलाएंगे, कोयला हो गया ना, वो दहन नहीं होता है अपने पास। जब तक लौ नहीं जलेगा तब तक दहन नहीं कहेंगे उसको। तो दहन क्या है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वाला के साथ जलता है, तब उस प्रक्रिया या उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, दहन कहते हैं। देखिए मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा आपके पास, बनाता है CO2, साथ में उष्मा देता है अपने पास। जस्ट लाइक लकड़ी को जलाना, लौ के साथ जल रहा होगा लकड़ी, अपने पास क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। सल्फर को जलाना, लौ के साथ जलेगा हमारे पास तो क्या होगा, दहन कहलाएगा। ये मैग्नीशियम, पहले ना लालटेन आता, लालटेन में बतिया लगाते थे हम लोग, वो मैग्नीशियम का होता था अपने पास। तो मैग्नीशियम को हम लोग क्या करते हैं, अपने पास जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो होता है पास दहन। यहाँ पे क्या हो रहा है पास, मैग्नीशियम को नाइट्रोजन की उपस्थिति में जला रहे हैं हम लोग। ओके, तो क्या हो रहा है पास, ये भी हमारे पास दहन की एक अभिक्रिया है, एग्जाम्पल है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। दहन कैसी अभिक्रिया है? दहन होने के बाद क्या मिलता है हमको, उष्मा मिलता है, गर्मी मिलता है। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद हमको उष्मा मिले, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो दहन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया है। उष्मा मिलता है हमको इसमें से। ऑब्जेक्टिव आता है दहन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अब सवाल उठता है दहन की शर्तें, क्या क्या कंडीशन है कि जलेगा। तो पहली बात, इसमें 3 बातें होती है कि एक अपने पास होता है कि दहनशील पदार्थ की आवश्यकता। अब मान लीजिए कि हमको पत्थर को जलाना है, पत्थर नहीं जलेगा अपने पास, तो लकड़ी जलाएंगे जल जाएगा, पेपर जलाएंगे जल जाएगा। तो वैसा पदार्थ लेना है जो जलने युक्त है, जलने योग्य है, अपने पास जल जाए अपने पास। दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति, बिना ऑक्सीजन के आप नाक रगड़ जाइएगा, जलेगा नहीं कुछ, ऑक्सीजन चाहिए उसको। और तीसरा प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। ये क्या होता है, मान लीजिए कि हम अपने पास ये प्लास्टिक का चीज़ हुई, हम इसमें ऐसे लगाएंगे, आए क्या जलना शुरू हो जाएगा? ये नहीं, कुछ समय लगेगा इसको गर्म होने में। तो जितना गर्मी पर ये जलना शुरू हो जाता है उसी को कहते हैं हम लोग इसको प्रज्वलन ताप। ठीक, तो पेपर में लगाते हैं, खट से आग लग जाता है ना, उसमें भी 1-2 सेकंड लगता होगा अपने पास। तो जो अपने पास उसका कम है, अपने पास ताप, उसका प्रज्वलन ताप कम है, खट से जल जाता है। किसी किसी का ज़्यादा होता है अपने पास। तो ये 3 चीज़ का होना आवश्यकता है। ठीक, किसका दहनशील पदार्थ का होना है, प्रज्वलन ताप होना चाहिए, और तीसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। बोल दिया आपको हम। पहला है दहनशील पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ जो जलते हैं उसे हम लोग दहनशील पदार्थ कहते हैं। जो जल जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दहनशील पदार्थ। जैसे लकड़ी हो गया, मोमबत्ती हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब जलता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको, दहनशील पदार्थ। और वह पदार्थ जो नहीं जलते हैं उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं, अदहनशील पदार्थ। जैसे में तुम्हारे आपके पास ईंटा, पत्थर, बालू, ये सब नहीं जलता है, पक जाएगा, जलेगा नहीं। ठीक, जलना और पकने में दोनों में अंतर है। अगला क्या है, प्रज्वलन ताप। हम बताएं ना कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू हो जाए ज्वाला के साथ, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, उसे हम लोग कहते हैं प्रज्वलन ताप। ओके, अब देखिए ज्वाला क्या होता है, जो हमको दिखता रहता है ना, लौ। उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मोमबत्ती लिए हैं, मोमबत्ती को हम लोग जलाए हैं,
अब देखिए ध्यान से, ये यहां तक इसका लॉ है, दिख रहा है पास, ये पूरा लॉ है इसका इतना। इसके 4 हिस्सा होता है लॉ में। लॉ में कितने होते हैं? 4 हिस्से होते हैं अपने पास। अगर हमको दिखाएं तो यहां पे देखिए, अब बीच वाला एक हिस्सा, ये आपका दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया, चौथा हिस्सा ये हो गया, एक तो आपका बीच वाला हिस्सा। शुरू होता है आपके पास नीला क्षेत्र से, सबसे बीच में होता है आपके पास ब्लू, क्या होता है? नीला क्षेत्र। गौर से देखिएगा, दिखाई पड़ेगा आपको। उसके बाद आता है काला क्षेत्र। सबसे पहले क्या होता है अपने पास? अंदर वाला नीला क्षेत्र, फिर होता है अपने पास काला क्षेत्र, फिर क्या आता है अपने पास? दीप्त क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वहां पे हमको दिखाई पड़ता है अपने पास रोशनी टाइप का। और सबसे लास्ट होता है हमारे पास अदीप्त, वो दिखाई नहीं पड़ेगा मगर वहां होता है। आप कभी गौर कीजिएगा, जब आपके पास कहीं आग जलती है, कहीं पे लौ जल रहा है, तो सबसे ऊपर हिस्सा में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा मगर सबसे ज्यादा हीट वहीं होता है, और वहीं पे जाके जो सामान है वहीं जाके पूरा जलता है अपने पास। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 हिस्सा में अपूर्ण दहन हो रहा है, मगर लास्ट वाला में क्या हो रहा है? पूर्ण दहन हो जाता है अपने पास। आप बहुत ही चौंकिएगा इस बात को लेकर के कि अगर ये मोमबत्ती जल रहा है, चाहे कोई लौ जल रही है, आप बीच में रखिएगा उंगली, यहाँ पे उंगली रखिएगा ना, आपको नहीं जलेगा। आप देर तक रख सकते हैं वहाँ पे उंगली, क्योंकि वहाँ पर दहन नहीं होती है, वहाँ का तापमान कम होता है। तापमान सबसे ज़्यादा बाहर का होता है, यहाँ पर का होता है। अब कहीं भी लौ जल रही है तो ऊपर में हाथ रखिए, आपका हाथ जल जाएगा, मगर उसी लौ के बीच में रखिएगा, आपका हाथ नहीं जलेगा। देखिए, रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो अपने पास होते हैं एलिमेंट या फिर अपने कंपाउंड, मतलब तत्व या यौगिक, उसका फार्मूला याद होना चाहिए जनरली। तो कुछ जनरली फार्मूला है अपने पास, उसका नाम है जो यहाँ पर दिया गया है आपको। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, HO2 को जल कहते हैं, K को पोटेशियम कहते हैं। पहले आप ना क्या कीजिए कि जो PT है, आवर्त सारणी, उसको क्या कीजिए, कुछ ना कुछ याद कर लीजिए। 1 से लेकर 20 तक तो पक्का याद कर लीजिए, मतलब कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। और अपने पास सिंगल तो उसको बोलते हैं एलिमेंट, तत्व हम लोग। और जो अपने पास ये डबल 2 से अधिक रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यौगिक कहते हैं, या फिर हम लोग अणु या परमाणु कहते हैं। परमाणु सिंगल वाला कहते हैं। चलिए, तो कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है, इसका पता होना चाहिए, फार्मूला और नाम। नाम बता रहा है, फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला पता है तो नाम पता होना चाहिए। तो कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, HO2 को बोलते हैं जल, ये पोटेशियम हो गया, ये अपने पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये मैग्नीशियम, ये आयरन या इसको फेरस भी कह सकते हैं हम लोग। ओके, ये CHO4 है, जिसको मीथेन कहते हैं, मीथेन गैस होता है अपने पास। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, बोले थे ना, जिसके लास्ट में CO3 तो क्या बोलते हैं? कार्बोनेट कहते हैं। और जिसके लास्ट में NO3 तो नाइट्रेट कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया? लेड नाइट्रेट। PB मतलब लेड नाइट्रेट। ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये आपके पास साधारण नमक का सूत्र होता है अपने पास। इसके बारे में क्या बोले थे हम लोग कि संगमरमर का, खल्ली का, जो बोट बोले थे उसका, या घोंघे के अपने पास जो कवर होता है उसका होता है सूत्र अपने पास। ये हो गया अपने पास AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, इसके क्लास में SO4 है, क्या बोलेंगे? सल्फेट कहेंगे हम लोग। Cu से बोलते हैं कॉपर, तो कॉपर सल्फेट। ये जिंक है, जस्ता बोलते हैं हिंदी में इसको। ये लेड है, सीसा बोलते हैं। ये कॉपर क्लोराइड हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया। ये देखिए अपने पास सोडियम सल्फेट, इसका नाम बेरियम क्लोराइड है, इसका नहीं लिखा गया है, इसका आप लिख लीजिए बेरियम क्लोराइड। ये सोडियम सल्फेट है। ये KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। देखिए, जिसके लास्ट में अपने पास Cl हो, F हो, Br हो, ये I हो, लास्ट में ID लगा बोलते हैं, आइड लगा के बोलते हैं। ये होता है क्लोरीन से हो जाएगा क्लोराइड, फ्लोरीन से हो जाएगा फ्लोराइड, ब्रोमीन से हो जाएगा ब्रोमाइड, और आयोडीन से हो जाएगा आयोडाइड। तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम आयोडाइड। ये हो गया अपने पास हाइड्रोजन क्लोराइड। जिसके लास्ट में OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं उसको हम लोग? हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया अपने पास। ये अपने पास इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम, अमोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अमोनियम, NH3 को। ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। ये अपने पास क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये उल्टा लिखा गया है इसके पास, ये यहाँ वाला है। हाँ, ये अपने पास HNO3, ये अपने पास क्या है लिखा हुआ? HNO3 नहीं, NHO3 है, NHO3 है अपने पास, NHO3 है। नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन देखिए OH को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोक्साइड। N से क्या हो गया? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। इसी में एक ठो आता है पास HNO3, दोनों में कंफ्यूज मत नहीं होइएगा। HNO3
ये हो गया हमारे पास नाइट्रिक एसिड, ये अम्ल है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पास, NH O, HO नहीं OH होना चाहिए हमारे पास, क्या आ गया, हाँ ये OH होना चाहिए हमारे पास, ये SO3। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। अगला क्या है पास, जिंक ऑक्साइड, ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइट, हाँ या नाइट्रेट कहेंगे, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कुछ नाम थे जो आपको जानना जरूरी है और थोड़ा बहुत दिमाग में रखिए, समीकरण लिखने दौरान आपको याद आते रहेगा कि नाम क्या है, समीकरण क्या क्या, फॉर्मूला क्या है। सो तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कुछ नए चैप्टर के साथ, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ और कुछ नए क्लास के साथ। तो के लिए धन्यवाद।